हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये जो वीडियो है हमारी, जो इससे पहले वीडियो बनाई थी मैंने रिस्क मैनेजमेंट की, ये उसी का सेकंड पार्ट है। ठीक है, उससे रिलेटेड नोट्स मैंने अपने जो टेलीग्राम चैनल है उस पर डाल दिए। अगर आपको वो नोट्स चाहिए, जो ये हैंड रिटन नोट्स है, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर भी है, मैंने यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए हैं, तो ये आपको जो चैनल आपको जो ज्वाइन करना है टेलीग्राम वाला, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलो अभी यार ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, टाइम कम है, आप लोगों के पास भी आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं और मेरे पास भी। ठीक है, मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट पढ़ा चुका था, टाइप्स ऑफ रिस्क तक। ठीक है, इस बार आता है आपका नेक्स्ट ऑडिट रिस्क। ठीक है, ऑडिट रिस्क क्या होता है? ठीक है, कल की डेट में आप सीएस बनने वाले हो। ठीक है, जब आप सीएस बनोगे आप ऑडिट रिपोर्ट साइन करोगे, जो कि सेक्रेटरी ऑडिटर आपकी रिपोर्ट देता है MR3 में सेक्शन 204 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उसमें कभी कभी क्या होगा, आपके पास में किसी कंपनी की ऑडिट होने के लिए आई। ठीक है, आपको या तो ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इस वजह से आपने उसको इतने अच्छे से नहीं की और आपने ऐसे ही रिपोर्ट बना के दे दी कि सब कुछ ठीक है। ठीक है, या फिर आपको पता है कि इसमें मिस स्टेटमेंट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है गलत, और उसके बाद भी आप एक रिपोर्ट दे रहे हो कि जिसमें कोई भी आपने क्वालिफिकेशन या फिर कोई भी रिमार्क नहीं दिया। ठीक है, उस केस में रिस्क किसको है? उस केस में रिस्क किसको है? उसमें दो लोगों को रिस्क ज़्यादा है। एक तो आपको, क्योंकि आपको पता था, क्योंकि जो आपको गवर्नमेंट ये नहीं मानेंगे कि आपको लॉ की नॉलेज नहीं है, आप सीएस बन के आए हो, आपको इतनी अथॉरिटी मिली है कि आप ऑडिट रिपोर्ट साइन करो। ठीक है, तो गवर्नमेंट ये मान के चलते हैं आपको पता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जानबूझ के गलती किया, आपने वहाँ से पैसा खा लिया या कुछ भी किया, तो आपने गलती से किया, तो इसमें सबसे पहला रिस्क हो गया आपके लिए, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है, सेकंड रिस्क उस बिजनेस के लिए जिसमें गलतियां थी, उसने रिपोर्ट सही कराने के चक्कर में, रिपोर्ट तो उसने सही करा दी बट उसने वो चीज़ें ठीक नहीं की। ठीक है, उससे उसको कल की डेट में पेनल्टी लगेगी। ठीक है, उसको एडजुडिकेशन में जाना पड़ेगा। ठीक है, चलो ये होता है आपका ऑडिट रिस्क। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में आपको ऑलरेडी बता चुका रिस्क क्या होता है। रिस्क क्या होता है? आप कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी अनएक्सपेक्टेड चीज़ है, उसके होने के चांसेस, उसको रिस्क बोलते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट आपको मैंने इससे पहले वीडियो में डेफिनेशन बताई थी मैनेजमेंट की। क्या होती है, क्या होती है बताओ? मैनेजमेंट की डेफिनेशन होती है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इस तरीके से हमने रिस्क मैनेजमेंट को इससे पहले भी पढ़ा है, तो लेकिन यहाँ पर भी एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या है। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट डिस्क्राइब्स those process which aim to assist organizations identify, understand, evaluate and take action on their risk with a view to increasing the probability of their success and reducing the impact and likelihood of failure। ठीक है, ये ऑलमोस्ट वही बात है जो मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताई थी, बट यहाँ पे इन्होंने टेक्निकल लैंग्वेज में इस चीज़ को बताया है। ठीक है, अगर आप अपने एग्ज़ाम में ये तो रटने वाली बात हो गई, अगर आपको ये समझ आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर नहीं भी आपको समझ आ रही तो आप जो मैंने आपको लास्ट क्लास में डेफिनेशन बताई थी वो भी लिख के आ जाओगे, वो भी मोर देन इनफ है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, आपका एडवांटेजेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसलिए इसके पॉइंट आपको याद रखने की नीड है। मैंने आपको कहा था ना, कुछ चीज़ें समझनी होती है, कुछ रटनी होती है। ठीक है, आपको पॉइंट वाइज चीज़ें रटनी होगी, समझ तो आप रहे ही हो। ठीक है, चलो डेवलप्स रोबस्ट कंटिजेंसी प्लानिंग। चलो इससे क्या होगा, आपका सिग्निफिकेंट कॉस्ट सेविंग और रिड्यूस वेस्टेज। चलो डन। हैव टू मेक प्लान एंड प्रिपेयर अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि जब आपको ऑलरेडी अपने रिस्क के बारे में पता होगा तो आप अकॉर्डिंगली प्लान करोगे चीज़ों को। ठीक है, आपको अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ का भी पता होगा, मार्केट में क्या है, और थ्रेड्स का भी पता होगा। ठीक है, इम्प्रूव स्ट्रेटेजिक एंड बिजनेस प्लानिंग, इम्प्रूव रिलायबिलिटी, एनहेंस रेपुटेशन। ये कहाँ है? ये रहा, देखो। ठीक है, साउंड रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिस रीएश्योर की स्टेक होल्डर्स। ठीक है, आपके जो स्टॉक होल्डर्स हैं उनको भी एक एश्योरेंस रहेगा कि हाँ भाई, इस कंपनी में काम सही से हो रहा है। चलो अब आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका जो 20 नंबर का आएगा ना, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊँ ना, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है,
स्टेप्स इन रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस और रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजी। आपको दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। चलो मैं आपको इसको सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूंगा। अपने मॉड्यूल में देखोगे तो 4 पेज 5 पेज का है ये, लेकिन मैं इसको कोशिश करूंगा कि आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसको ईजिली मैं आपको समझा दूँ, ठीक है। चलो सबसे पहली चीज़ जो सबसे पहला आपका है रिस्क आइडेंटिफिकेशन। मैं इसको आपको ये करके बताता हूँ कैसे करते हैं इसको, ब्रश यूज़ करके बताता हूँ। हाँ देखो, सबसे पहला हमारा है रिस्क आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि आपके जो बिजनेस है उससे रिलेटेड आपको रिस्क है क्या, ठीक है। जैसे कि सपोज़ करो कोई बंदा, उसका सब्जी बेचने का काम है होलसेल में, ठीक है। उसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट या फिर एक्सपोर्ट करनी होती है सब्जियां, ठीक है। तो उसको पता है कि किस सब्जी को कितने दिन में चांस है कि ये ख़राब हो जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंगली वो चीज़ों को भेजेगा। जैसे कि कोई आलू है, आलू बहुत लंबे टाइम तक चल सकते हैं, तो इसलिए उसको कहीं पे उसको ज़्यादा दूर भी भेजना है तो भेज सकता है, ठीक है। वहीं दूसरी चीज़ है, आपके लिए धनिया है, वो जल्दी ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप थोड़ी दूरी पर ही भेज सकते हो, ठीक है। अगर आप ज़्यादा भेजोगे तो वो ख़राब होके जाएगा, वहाँ पहुँचना बेकार है, तो इसलिए उसमें रिस्क है। तो इसलिए उसको जितनी उसका एरिया है जहाँ तक वो उसको सर्वाइव कर सकते हैं उसको वहीं तक भेजने का आपको ट्राई करना है, ठीक है। चलो इसके बाद जो आपका नेक्स्ट आता है रिस्क एनालिसिस, ठीक है। चलो इसमें क्या करते हैं, हमने पता तो लग गया कि हम यहाँ से सब्जी भेज रहे हैं तो उसमें नुकसान क्या है, हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हमें एस्टिमेट निकालना है कि भाई इसमें नुकसान होगा तो कितना होगा, ठीक है। आइडेंटिफाई थ्रेट्स और एस्टिमेट रिस्क, ठीक है। रिस्क की वैल्यू निकालनी होती है, आपके प्रोबेबिलिटी इनटू कॉस्ट ऑफ इवेंट, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी कितनी है ये चांसेस होने के, उसमें हमारी कॉस्ट कितनी इन्वॉल्व है, ठीक है। चलो आपके स्टेप्स कंप्लीट हो गए। उसके बाद थर्ड आता है रिस्क असेसमेंट। उसको आप रिस्क असेस करना है, हाउ सिग्निफिकेंट ईच रिस्क इज टू द अचीवमेंट ऑफ ओवरऑल गोल्स, ठीक है। चलो डन, ये भी डन हो गया। अब इसके बाद में जो ये एक नेक्स्ट प्रोसेस आता है आपका हैंडलिंग ऑफ रिस्क, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, ये वाला, ठीक है। ये जो है ना ये वाला, ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है भाई। इसमें आपको रटने पड़ेगी चारों चीज़ें कि रिस्क अवॉइडेंस क्या होता है, रिस्क रिटेंशन क्या होता है, रिस्क एब्जॉर्प्शन क्या होता है, रिस्क रिडक्शन और रिस्क ट्रांसफ़र। चलो स्टार्ट करते हैं। रिस्क अवॉइडेंस का मतलब क्या होता है, एक हमारी स्ट्रेटजी का पार्ट है कि आपको हैंडल कैसे करना है रिस्क को। यहाँ पे हम वो चीज़ों की बात कर रहे हैं, ठीक है। पहली है आपको रिस्क अवॉइड कर दो, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। किसी चीज़ में हो सकता है कि या तो आप वो काम ही ना करो तो रिस्क नहीं होगा आपको। जैसे कि एग्ज़ाम दे रहे हो आप, CS के एग्ज़ाम दे रहे हो, आप एग्ज़ाम ही ना दो, फेल होने के चांस ही खत्म है। आप कैसे फेल हो जाओगे जब आप एग्ज़ाम ही नहीं दोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, इट मे बी चूज लेस रिस्की और इक्विटी की जगह प्रेफरेंस। ये मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है आपके लिए, क्या है ये, तो या तो आप कोई लेस रिस्की चूज़ कर लो, जैसे कि आपको CS कर रहे हो, उसमें चांसेस है यार बड़ी दिक्कत होती है यार पास होने में, इससे BCom कर लो, पास तो हो ही जाओगे, ठीक है। उसमें भी होता है बच्चे फेल हो जाते हैं, बट इतना है कि आप चांस कम है उससे, CS से कम चांस है, ठीक है। जैसे कि आपने इक्विटी लिया, उसको लॉस होने के चांस है, आप उसकी जगह प्रेफरेंस शेयर ले लो, आपको लॉस नहीं होगा, आपको प्रेफरेंस मिलेगी, आपको डिविडेंड भी टाइमली मिलेगा, ठीक है। चलो रिस्क अवॉइडेंस मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आता है आपका रिस्क रिटेंशन या एब्जॉर्प्शन। फॉर अनअवॉइडेबल रिस्क और इंश्योरेंस इज कॉस्टली देन रिस्क प्रोबेबिलिटी, ठीक है। आप किस सिचुएशन में कहोगे यार रिस्क जो है होने दो, जैसे कि आप CS कर रहे हो, भाई अब तो जो होगा देख लेंगे, पास हो फेल हो, करनी तो CS ही है, ठीक है। अगर आपके अंदर ये एटीट्यूड आ गया तो आपने रिस्क रिटेन कर लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया अपने अंदर आपने रिस्क को, ठीक है। ये वो सिचुएशंस होती है जिसमें आप अवॉइड नहीं कर सकते रिस्क को, ठीक है। चलो यही चीज़ यहाँ पर है, ठीक है, कि आपने अगर उसको रिस्क अगर आप मिटिगेट भी करना चाहते हो, मतलब उसको कम भी करना चाहते हो, नहीं पॉसिबल है वो। जितनी उसकी कॉस्ट आएगी उसको कम करने की, उतने का तो रिस्क है भी नहीं, ठीक है। उस सिचुएशन में हम रिस्क को रिटेन करके चलते हैं।
चलो, रिस्क रिडक्शन, रिस्क कैसे रिडक्शन होते हैं? कुछ ऐसे स्टेप्स लेना जिससे आपका रिस्क कम हो जाए। जैसे कि मैंने आपको अभी सब्जी वाला एग्जांपल बताया था, ठीक है। अगर आप सब्जी ट्रैवल कर रहे हो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, सपोज करो आपने प्याज की, तो उसमें अगर पानी लगेगा वो ख़राब हो जाएगी। रास्ते में हो गई बारिश, तो आपने उससे बचने के लिए वहाँ पर जो होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, तिरपाल, जो लिखा हुआ भी है मैंने, देखो इसमें, हाँ ठीक है। अगर आप वो ऑलरेडी अपने ट्रक वाले को दे के चल रहे हो कि भाई अगर बारिश हुई तो ये आप इसको में लगा लेना, जिससे आपका रिस्क कम हो जाएगा वो चीज़ें ख़राब होने का और वहाँ तक पहुँचने का, ठीक है। यार आप कह रहे होंगे यार ये कैसे कैसे एग्जांपल दे रहा है, सब्जी के एग्जांपल दिए जा रहा है, क्या चक्कर है ये भाई? अगर ये चक्कर अगर पता करना है तो जो मेरी CS की जर्नी वाली वीडियो है ना वो देखना, आपको पता लगेगा कि मैं ये एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, ठीक है। उसका लिंक मैं आपको यहाँ आई बटन में दूंगा, ठीक है, अभी, ठीक है। चलो, इसके बाद आता है रिस्क ट्रांसफ़र। रिस्क ट्रांसफ़र कैसे होता है कि हम कोई इंश्योरेंस करा लें, जैसे कि भाई मरना सबको है, उसका रिस्क क्या हो सकता है कि आपकी फैमिली को दिक्कत हो जाएगी सर्वाइव करने में, और बहुत सारी दिक्कतें आ जाएगी। आपके जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस है वो मिटिगेट करने में आपको बड़ी दिक्कत आएगी, मतलब जो आपकी फैमिली को जो सर्वाइवल के लिए बचेंगे उनको, ठीक है। तो आप उसका क्या ऑल्टरनेटिव होता है, या फिर आप अपना बिजनेस कर रहे हो, उसमें चांसेस है कि यार अगर मैंने शोरूम खोला, इतने अच्छे पैसे लगाए, गलती से आग लग गई तो क्या होगा, ठीक है। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए हम इंश्योरेंस करते हैं, यानी रिस्क तो है बट हमने उसको ट्रांसफ़र कर दिया एक पर्टिकुलर अमाउंट दे के प्रीमियम के रूप में, अपने रिस्क को अपने ट्रांसफ़र कर दिया इंश्योरेंस कंपनी पे। अगर बाई चांस कुछ गलत हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देगी, ठीक है। चलो, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम किसी से अगर हमारे साथ में, उसको हम क्या करते हैं, उसको कुछ कॉन्ट्रैक्ट में अमाउंट दे देते हैं कि अगर हमारे साथ कभी कुछ गलत हुआ या इस तरह की कोई सिचुएशन आई तो आप उसकी पेमेंट करोगे, वो एक तरीके से इंश्योरेंस ही हो गया। चलो डन। अब आता है रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। आप कह रहे हो कि यार ये इतना शॉर्ट में क्यों बताया जा रहा है, इतने थोड़े से पढ़ के हम पास हो जाएंगे? देखो, अभी इन वीडियोस का मोटिव पता है क्या है? इन वीडियोस का मोटिव है आपको चीज़ें फिर से एक बार रिवाइज कराना। अगर आपने ऑलरेडी नहीं भी की हुई, आप ये वीडियो देखोगे तो आपको कुछ तो रिटेल होगा, ठीक है। अगर आप कंपनीज एक्ट 2013 वाला ये पोर्शन देखोगे तो आपको इसमें अपने मॉड्यूल में बहुत कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे मुझे ये लगा, इसलिए मैं इसको यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलो, रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड बाय एम्प्लॉयज़ या ऑफिसर्स बाय CA CS CMA। जैसे कि हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं, उसमें क्या होता है कि जो हम ना जब ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं तो उसमें ना हमें क्लोज डालना होता है कि जो कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ या ऑफिसर्स हैं उन्होंने कोई भी फ्रॉड नहीं किया, ठीक है। इस चीज़ की हम एश्योरेंस देते हैं गवर्नमेंट को कि हाँ इनके यहाँ पे कोई भी फ्रॉड नहीं हुआ है, जो कि आपका सेक्शन 143 सब सेक्शन 12 बताता है, ठीक है। अगर बाय चांस कोई भी CA CS या CMA अगर ये चीज़ नहीं मानता, फ्रॉड हुआ और उसने अपनी रिपोर्ट में मेंशन नहीं किया, तो उसको पेनल्टी लगेगी मिनिमम 1 लाख और मैक्सिमम ये जाएगी 25 लाख तक, ठीक है। तो आगे से कभी भी ऑडिट रिपोर्ट साइन करनी होगी, जब CS बनोगे, CA बनोगे, तो ध्यान रखना कि आपको किस लेवल का रिस्क लेना है, नहीं लेना है, ठीक है। चलो, ये भी ख़त्म हुआ आपका। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। मैंने आपको रिस्क मैनेजमेंट ऑलरेडी बताया हुआ है। जब मैंने आपको जो पहली क्लास थी मैंने आपको बताया था कि अगर आपने ये रिस्क मैनेजमेंट का मतलब समझ लिया तो आप इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको बना के लिख दोगे। जैसे कि यहाँ पे फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट है, रिस्क वही है बात, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेज जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है, ठीक है। इफेक्ट मैनेजमेंट वाला इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ये मैंने आपको बताया हुआ, ठीक है। फ्रॉड का मतलब क्या होता है? डेलिब्रेट एक्शन टू डिसीव अनदर पर्सन विद द इंटेंशन ऑफ गेनिंग समथिंग, यानी कि आप कुछ भी ऐसा गलत कर रहे हो किसी के साथ में जिसकी आपकी इंटेंशनली आप चाहते हो कि इसका गलत हो जाए, उसको बोलते हैं फ्रॉड, ठीक है, ठीक है। चलो, मैं इसको एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूँ जो मैंने यहाँ पे भी लिखा है। अगर कोई बंदा जानबूझकर कुछ गलत करे जिससे आपको नुकसान हो, उस नुकसान से बचने के लिए लिए गए स्टेप्स प्रोसेस कॉल्ड फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपने ये लाइन समझ ली तो आपको फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट का मतलब पता लग जाएगा, ठीक है, ठीक है।
गर्मी लग रही है यार बहुत ज़्यादा, फ़ैन बंद है यार, आवाज़ आती है माइक में, पहले भी मैंने बताया था। लेकिन मैं देखो नया माइक लिया है, नया स्टूडियो पूरा सेटअप, ठीक है, ताकि वीडियोस आपको और अच्छे से मिले आने वाले टाइम में, ठीक है भाई। फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट आपका कंप्लीट, स्टेप्स फॉर अवॉइडिंग फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट और पॉलिसी फॉर रिस्क मैनेजमेंट रिलेटेड टू फ्रॉड मस्ट इंक्लूड। अगर आप फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई पॉलिसीज़ बना रहे हो तो उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होनी चाहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा मुझे, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर डाल दिया। पहली चीज़ आपको डिफाइन करना होगा कि फ्रॉड क्या होता है उस अपनी पॉलिसी में, ठीक है, और रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी क्या है, आपके एम्प्लॉइज़ की, ऑफिसर्स की, डायरेक्टर्स की एमपीज़ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे रिलेटेड, वो सब आपको मेंशन करना होगा। कम्युनिकेशन चैनल बताना होगा, बाई चांस कोई फ्रॉड कोई बताना चाहता है तो बताए किसको, ऑडिटर को बताए, ऑडिट कमेटी को बताए, चेयरमैन को बताए, डायरेक्टर को बताए, वीपी को बताए, मैनेजर को बताए, किसको बताइए, जाके सीधा गवर्नमेंट को बता दे कि यहाँ पे फ्रॉड चल रहा है, तो आपको कम्युनिकेशन चैनल भी आपको बता के चलना पड़ेगा, ठीक है। चलो, डिसिप्लिनरी एक्शन, आपको ये चीज़ें बतानी होगी मैंडेटरी कि क्या क्या डिसिप्लिनरी एक्शन का पार्ट है, कि अगर आप ये सब चीज़ें करते हो तो वो गलत है, ठीक है। जैसे आप फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी की प्रैक्टिस में हो तो आप जॉब नहीं कर सकते, अगर आप कहीं फुल टाइम जॉब कर रहे हो तो आप अपनी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो ये सब डिसिप्लिनरी एक्शंस का पार्ट है, आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा ही, ठीक है। चलो, रिव्यूइंग द पॉलिसी, और टाइम टू टाइम आपको रिव्यू करना होगा अपनी पॉलिसीज़ को जो आपने बनाई हुई है, उसमें अपग्रेड जो रिक्वायर्ड है वो फॉर द टाइम बिंग वो आपको करनी पड़ेगी। चलो, डन डन डन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रेपुटेशन रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट आपको पता है, पता है ना, हाँ बता दिया था। रेपुटेशन किसको बोलते हैं? लॉस ऑफ रेपुटेशन इंक्लूड्स destroys of brand value, downward share value, ruin strategic relationship। आप किसी से के रिलेटेड इस तरह की कोई स्टेटमेंट देते हो या कुछ भी करते हो जिससे उसकी रेपुटेशन हार्म होती है, यानी कि उसकी रेपुटेशन कम हो जाती है। आपने सुना होगा ना कि यार इसमें उसको डिफेमेशन का केस करेंगे, इसने मेरी ये कर दी वो कर दी। अगर आप मान के चलो आप अच्छी खासी प्रैक्टिस में हो, अगर वहाँ पे कोई ये बात फैला दे मार्केट में कि ये तो जो प्रैक्टिस करते हैं ये तो रिपोर्ट ऐसे ही दे देते हैं, कुछ चेक वेक करते नहीं, तो एक तरीके से आपका डिफेमेशन हो रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट की नज़र में आपसे आपके जो साइन करके आप रिपोर्ट्स वगैरह दोगे, गवर्नमेंट उसको रिलाई नहीं करेगी, एक बार चेक करेगी, हाँ भाई बंदा अगर मार्केट में ये बात फैली हुई है तो बंदा वाकई में ऐसा ही कर रहा होगा, ठीक है। तो उसको रेपुटेशन उसकी यहाँ पर ख़राब होने वाले चांस है अगर कोई इस तरह की बात फैला देता है, ठीक है। उससे रिलेटेड जो रिस्क होते हैं वो मैनेजमेंट करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप लेने होते हैं, ठीक है। चलो, पहली चीज़ इंटीग्रेशन ऑफ रिस्क वाइल फॉर्मेटिंग बिजनेस स्ट्रेटेजी। अगर आप अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी बना रहे हो तो उसी टाइम आपको रिस्क से रिलेटेड भी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, ठीक है। ये नहीं कि हम उसको बाद में देखेंगे, बाद में कुछ नहीं होता, फिर तो हो जाएगा, कर देगा कोई रेपुटेशन ख़राब कर देगा आपकी, फिर करते रहना प्रैक्टिस, फिर करते रहना मार्केट में काम, कुछ नहीं होगा, ठीक है। इफेक्टिव बोर्ड ओवरसाइट, बोर्ड का इफेक्टिवली ओवरसाइट होना चाहिए, मतलब देखना आना चाहिए कि चीज़ों को हैंडल कैसे करना है। ये नहीं कि सिर्फ आपने पॉलिसीज़ बना दी और बोर्ड उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये भी मैंने आपको बता दिया कि कम्युनिकेशन चैनल आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। गुड गवर्नेंस भी अच्छा होना चाहिए आपके कंपनी के अंदर, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इंटरनल चेक्स एंड कंट्रोल, आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अगर बेस्ट है तभी आप ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से कर सकते हो। चलो, आपका मेरे अकॉर्डिंग जो लास्ट क्वेश्चन है, देखो आपको हो गया यार बहुत सारी चीज़ें मिस हो गई, छूट गई, ये हो गया वो हो गया, लेकिन मैंने आपका जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है अप्रोक्स 95% तक कवर अप कर दिया है, ठीक है, इन 2 वीडियोस में मिला के। यानी अगर आपका 20 नंबर का एग्ज़ाम में रिस्क मैनेजमेंट से आएगा तो मैं इतना कह सकता हूँ कि आपका 16 नंबर का इन वीडियोस के अंदर से मिल जाएगा आपको, ठीक है। बाकी तो ICSI को पता है कितना आएगा, लेकिन हाँ जो मुझे लगता है इतने का मैंने आपका करा दिया। ISO, हाँ, और एक चीज़ और कि आप सिर्फ ये वीडियो देख के सोच रहे हो कि एग्ज़ाम निकल जाएगा, हाँ निकल जाएगा, आपको ये हो जाएगा कि आप एग्ज़ाम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे, लेकिन आपको फिर भी अपने जो आपने खुद के नोट्स या फिर मॉड्यूल या फिर आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हो उसको अगर आप फॉलो करोगे तो आप ईजीली ये चीज़ें हो जाएगी,
ठीक है। चलो, ISO 31000 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। जो ISO 31000 है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है आपका रिस्क मैनेजमेंट करने का, ठीक है। इसमें जो जो चीज़ें बताई गई है वो कुछ, वैसे बताया तो बहुत कुछ है इसमें, लेकिन आप इसमें क्या क्या चीज़ें अगर आपसे ये पूछते हैं कि ISO 31000 के अकॉर्डिंग आपको रिस्क मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें आपको एडॉप्ट करनी चाहिए उसे, तो उसमें क्या लिखोगे आप? मैनेजिंग रिस्क मैनेज करने के लिए आपको उसको अवॉइड वाली स्ट्रेटजी भी लगा सकते हो, एक्सेप्ट भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो, या फिर शेयर भी कर सकते हो किसी के साथ में, या रिटेन ही करना है आपको, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका। देखो, जो भी इससे रिलेटेड स्टैंडर्ड है ये एक तरीके से इन्होंने, हमने जो यहाँ पर चीज़ें हम रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड करते हैं, इन्हीं सब चीज़ों से मिलके वो बनी है, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका था रिस्क हैंडलिंग में, उसमें मैंने आपको बताया था कि अवॉइड कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, या फिर आप ट्रांसफ़र कर दो, यही सब चीज़ें। लेकिन यहाँ पे थोड़ी लैंग्वेज इन्होंने अलग लिख दी, जिससे लगता है कि हाँ ये थोड़ा अलग है सब कुछ ऑलमोस्ट सब कुछ सेम ही, ठीक है दोस्तों। चलो, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में हम वीडियोस बनाएंगे आपके गवर्नेंस वाले पोर्शन के, 20 नंबर वाले पोर्शन के, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, कमेंट जरूर करो यार, कमेंट से बड़ा मोटिवेशन मिलता है, और शेयर करो, और हमारा ग्रुप ज्वाइन करो अगर कोई नोट चाहिए तो। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।